हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। हम पढ़ेंगे BECC 113 इंडियन इकोनॉमी। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि पहला है आपका फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, थर्ड होगा इसमें एग्रीकल्चर पॉलिसी इन इंडिया, फिर फोर्थ है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991। इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर आप समझ सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, MONETARY, यानी कि MON से या फिर E से समझ सकते हैं डायरेक्टली, इसका मतलब है मनी, ठीक है। मनी की सप्लाई या फिर मनी को कंट्रोल करना, उसकी सप्लाई को कंट्रोल करना कौन करता है, या फिर मनी को छापता कौन है, RBI छापता है, ठीक है। यानी कि जो भी एक देश का क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसी के अंडर वर्क करता है। वो कौन सी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर US का फेडरल रिजर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या कंट्रोल इन्वॉल्व करता है, कंट्रोल करना सप्लाई ऑफ मनी को, साथ में इंटरेस्ट रेट हाई करना है या फिर लो करना है इन्फ्लेशन को देखते हुए। और वही इंटरेस्ट रेट क्या करता है, सीधा सीधा सा इन्फ्लुएंस करता है या फिर इम्पैक्ट डालता है एक पूरी इकोनॉमी को स्टेबल होने के लिए, ठीक है। गोल्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को। राइजेस अगर बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको कम करेगा, ठीक है। एनकरेज करता है पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को। साथ में थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जो बेरोजगारी दर होता है उसको कम करता है, ठीक है। जो बेरोजगारी है उसको क्या करेगा, यहाँ पर कम करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेकर के आता है, रोजगार लेकर के आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके दो टाइप्स है अब हमारे पास, जैसे कि पहला है इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं उसको हम, इंक्रीज करती है मनी सप्लाई। पढ़ लेते हैं एक बार। जब एक सेंट्रल बैंक लो करता है किसको, इंटरेस्ट रेट को, लोगों के लिए, तो लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग उधारी बढ़ाते हैं, अपनी उधारी बढ़ाएंगे, खर्च करना शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। और वही खर्च, वही इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के बूस्ट में हेल्प करता है, GDP ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है। सेकंड है इसमें हमारा आपका रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब हमें पता है संकुचन होता है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल बैंक यहाँ पर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बोरो, जितना भी उधार होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उधार कम हो गया, खर्च कम हो गया, तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है फिर से क्या होगी, स्टेबल होगी। दैट्स इट। यही होता है हमारा क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप्स कौन कौन से, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें आपका फिजिकल पॉलिसी। सबसे पहला है इसमें द गवर्नमेंट। फिजिकल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है या किसके अंडर वर्क करती है, वो होती है गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, ठीक है, वो यह जो सरकार है वही काम करती है फिजिकल पॉलिसी को। फिजिकल पॉलिसी में इन्वॉल्व करना, कंट्रोल करना किसका काम होता है, सरकार का काम होता है, ठीक है। ये क्या एडजस्ट करती है, पूरे गवर्नमेंट के खर्च को, जितना भी गवर्नमेंट का खर्च होगा उसको कवर करेगी या फिर कंट्रोल करेगी या फिर उसको एडजस्ट करेगी। और जितने भी टैक्सेस होते हैं उनको भी इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो भी कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। किसके अंडर, फिजिकल पॉलिसी के अंडर, ठीक है। जिससे कि क्या इन्फ्लुएंस होगा एट द एंड, हमारी पूरी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में बूस्ट करना किसके उसमें होता है, कंट्रोल में, फिजिकल पॉलिसी में। और कौन करता है, सरकार करती है। इसके गोल्स क्या है, पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना होता है, सपोर्ट करती है, क्रिएट करती है जॉब्स को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर को कम करना, रोजगार बनाना, एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज करती है, प्रोवाइड करती है पब्लिक सर्विसेज, जितने भी हमारे रोड हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, और हमारे जितने भी गवर्नमेंट पब्लिक पार्क वगैरह होते हैं, कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। किसके लिए वर्क किया जाता है, गवर्नमेंट। एक देश की जो सरकार होती है, एक इकोनॉमी की सरकार होती है, वो किसके लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर जॉब क्रिएट होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार होगा तो सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन किस में होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में। पब्लिक सर्विसेज दी जाएंगी तो लोगों के पास क्या होगा, जितनी भी पॉवर्टी वगैरह होगी, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है।
और पब्लिक सर्विसेज अगर प्रोवाइड करेगी तो रोड वगैरह बनवा रही है, हॉस्पिटल वगैरह बनवा रही है, तो भी सीधा सीधा क्या होगा, जॉब्स को क्रिएटिविटी होगी वहाँ पर, ठीक है, जॉब्स बढ़ती हैं तो पॉवर्टी सीधा सीधा कम होती है, हंगर नहीं रहता है, ठीक है, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हाउसेस वगैरह सारे के सारी चीज़ें क्या होती है, वन बाय वन, ये सारी पूरी एक साइकिल होती है इकोनॉमी में, जो वन बाय वन क्या होती है, लोगों को प्राप्त होती जाती है फिजिकल पॉलिसी के अंडर, जब एक सरकार क्या करती है, वेलफेयर करती है। और अभी हमने पढ़ा फिजिकल पॉलिसी के गोल्स भी यही होते हैं, डायरेक्टली पूरा सपोर्ट किसको करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम एज इट इज फिजिकल पॉलिसी के जैसे, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी के जैसे फिजिकल पॉलिसी के भी दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, जिसे क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग स्पेंडिंग और कटिंग टैक्सेस, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स पर, कोई भी प्रोजेक्ट बना रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है या फिर स्कूल्स बनवा रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा रही है तो खर्च कर रही है गवर्नमेंट ने अगर खर्च किया है, ठीक है, या फिर उसने कम कर दिए, रिड्यूसेस टैक्सेस को कम कर दिया, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मनी अब उनके पास बच जाएगी। एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% टैक्सेस में दे रहा है, अब 20% में टैक्स क्या हो गया, कम हो गया, अब वो सिर्फ दे रहा है 10%, तो 10% उसके पास इनकम का बच जाएगा ना, तो वो उस इनकम से क्या कर सकता है, या तो सेविंग, या तो इन्वेस्टमेंट, या फिर वो खर्च कर सकता है। तो इनकम क्या होगा, एक इकोनॉमी में खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, इसी को क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग स्पेंडिंग और कटिंग टैक्स। टैक्स कटने के बाद क्या हो रहा है, एक इकोनॉमी में खर्च क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड है इसमें आपका रिड्यूसिंग स्पेंडिंग और रेजिंग टैक्सेस, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि संकुचन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे जो इन्फ्लेशन को उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना खर्च कम कर दिया, ठीक है, या फिर इंक्रीज किया टैक्स इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, लोगों की जो इनकम है 20% से मान लीजिए टैक्स 30% दे दें, ठीक है, तो लोगों का खर्च कम हो जाएगा, कम खर्च हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन पूरा का पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। यही हमारे टाइप्स होते हैं किसके, फिजिकल पॉलिसी के। नेक्स्ट है अब इसमें हमारा क्वेश्चन थर्ड, कौन सा है इसमें थर्ड, एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन इंडिया। गोल्स क्या है सबसे पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी के, पहला है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। हम जानते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पूरे भारत में क्या हुआ था, फूड की कमी होने लगी थी, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन सी पॉलिसी बनाई, एग्रीकल्चर, जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट गोल क्या रखा, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, फूड को ग्रो करना है, जिससे कि जो बेसिक नीड्स है, जो फूड है उसकी बेसिक नीड होती है, लोगों को क्या हो, प्राप्त हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड था इसमें आपका सपोर्ट फार्मर्स, ओके। अब यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन कौन करेगा प्रोडक्टिविटी, खेती बाड़ी कौन करता है, एग्रीकल्चर कौन करता है, फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी था, तो यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किया फार्मर्स को मदद की, किसके ज़रिए, सब्सिडीज़ दी, कुछ लोन्स दिए, या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जिससे कि पूरे जितने भी फार्मर्स थे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में लगे हुए फार्मर्स थे, उनको सपोर्ट मिला और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ओके। फेयर प्राइसेस, यानी इसमें एक हमारा क्या है, एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, या फिर जैसे हम कहते हैं एमएसपी, यहाँ पर फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया, किसके ज़रिए, मिनिमम प्राइसेस, जो प्रोडक्शन था, जो क्रॉप्स थी, उन पर उनको क्या देना होता था, फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया, किसके ज़रिए, कि यहाँ पर अब क्रॉप के लिए उन्हें कितना प्राइस देना पड़ेगा, मिनिमम, बहुत कम प्राइस देना पड़ेगा, जिससे कि एक फेयर प्राइस इंश्योर किया गवर्नमेंट ने अंडर एग्रीकल्चर पॉलिसी। फिर था फोर्थ इसमें आपका प्रमोट मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि यहाँ पर अब हम ट्रेडिशन से कहाँ जा रहे थे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे। ट्रेडिशन मतलब अब यहाँ पर जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो क्या यूज़ कर रहे थे, मशीन्स को यूज़ कर रहे थे, गुड अच्छे सीड्स, अच्छे जो बीज होते हैं उत्पादक के लिए, जो अच्छे होते हैं उत्पादन के लिए, उनको यूज़ किया गया और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया। जितने भी हमारा ट्रेडिशन कल्चर था खेती बाड़ी करने के लिए, उसको क्या था, हम कम कर रहे थे, ठीक है, और एनकरेज कर रहे थे फार्मर्स को कि मशीन्स चलाना सीखो, गुड सीड्स का उपयोग करो, साइंटिफिक मेथड्स को सीखो, और क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है।
थर्ड में था आपका, फिफ्थ है इसमें रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। जितना भी यहाँ पर हमारा रूरल एरियाज है वो किस पर डिपेंड है, ऑल ओवर एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो यानी कि जितनी भी गरीबी थी रूरल एरियाज में उसको क्या करना था, कम करना था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए फेयर प्राइसेस डिसाइड करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग उनको सिखाएंगे, जिससे कि जो उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो कैसा होगा, बेटर होगा। ठीक है, रूरल कम्युनिटीज़ यानी कि जितने भी एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें सुधार आएगा, बेटर होगी, इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये गोल्स थे किसके, एग्रीकल्चर पॉलिसी के। आगे बढ़ते हैं। ओके, देन है इसमें आपका की फीचर्स क्या थे पॉलिसी के। पहला था सब्सिडी, अभी हमने पढ़ा। मिनिमम सपोर्ट दिया गया, इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट किया गया। फोर्थ था इसमें लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई, जिससे कि फार्मर्स को सपोर्ट मिला, और फार्मर्स को सपोर्ट मिला तो जितनी भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी थी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी, उसमें इंक्रीजमेंट आई। और भारत में जो भी फूड की कमी थी, जो लैक ऑफ फूड था, उसकी कमी को पूरा किया गया। ठीक है, ये कौन कौन से टॉपिक्स थे। फार्मर्स को क्या दिया गया, सब्सिडीज दी गई, किस पर, फर्टिलाइजर्स पर, सीड्स पर और इलेक्ट्रिसिटी पर, जिससे कि जितने भी वो फार्मर्स क्या थे, कॉस्ट पे करते थे, किसके लिए, फर्टिलाइजिंग के लिए, सीड्स के, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो कम कर दी, सब्सिडी मिल गई। तो यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से क्या मिला, एक फार्मर को सपोर्ट मिला, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस या अपनी पूरी मेहनत या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट किस पे लगा सकता था, पूरी एक एग्रीकल्चर पे लगा सकता था, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती। MSP मिनिमम प्राइस किया गया। ठीक है, यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया पूरी क्रॉप्स के लिए, जिससे कि यहाँ पर जितने भी फार्मर्स थे वो बहुत बड़ा लॉस फेस करते थे MSP से पहले, वो फेस नहीं करेंगे। फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा, फार्मर्स को प्रॉफिट होगा तो वो और ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे और देश में जो खाद्य कमी थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और एक टाइम के आने के बाद वो कम क्या, वो रहेगी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है इसमें इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। पॉलिसी ने फोकस किया कैनल्स को बिल्ड करने के लिए, डैम्स को, और साथ में जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी इरिगेशन करने के लिए वो भी फार्मर्स को सिखाई गई। ठीक है, पूरा पॉलिसी ने फोकस किया था कैनल्स को बिल्ड करने में, डैम्स के लिए, जिससे कि इरिगेशन क्या हुआ, बहुत इजी हुआ, और वाटर मैनेजमेंट भी फार्मर्स के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत आसान हो गया। साथ में फार्मर्स को लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिससे कि अब जो फार्मर्स थे वो क्या ले सकते थे, लो इंटरेस्ट पे, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन्स ले सकते थे। सीड्स के लिए जितनी भी मशीन थी, टेक्नोलॉजी को सीड्स के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है एक एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी के लिए, उन सब चीज़ों के लिए क्या किया था सरकार ने या पॉलिसी ने फोकस किस पे किया था, लोन्स पे, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बहुत कम होगा। और क्या दी थी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी थी फार्मर्स को, जिससे कि पूरा जो फार्मर होंगे वो उनको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो ये पॉलिसी थी हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने गोल्स पढ़े, उसके बाद कुछ फीचर्स जाने जो भी एग्रीकल्चर पॉलिसी में भारत में प्रोवाइड किए थे। आगे है अब हमारा लास्ट टॉपिक, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। बिफोर 1991 से पहले जो पूरा भारत था या भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, जैसे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो बहुत स्लो था, कम था, यानी कि लोगों का 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद भी किस पे सबसे ज़्यादा फोकस था, ध्यान था एग्रीकल्चर पे। लोग किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो बहुत कम था। जितनी भी सरकार थी वो ही इंडस्ट्रीज को क्या कर रही थी, यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो कैसी इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर में थी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर नथिंग ही था 1991 से पहले। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, ना के बराबर था। इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, अब फॉरेन की करेंसीज नहीं थी भारत में, तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी कुछ देखने को हमें मिले। इकोनॉमी में क्या थी प्रॉब्लम्स जो ये फेस की जा रही थी। ठीक है, 1991 से पहले।
अब उसके बाद एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में, जिसके अंडर क्या क्या उसके गोल्स थे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या क्या था फीचर्स पॉलिसी का, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिबरलाइज करेंगे जितना भी कंट्रोल था गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज पर, ठीक है। यानी कि जो एक इंडस्ट्री थी वो कौन सा सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर, उसको कम कर देंगे, ठीक है। यानी कि कंट्रोलेशन बहुत कम करेंगे गवर्नमेंट का, ठीक है। इंडस्ट्रीज को पूरी फ्रीडम देंगे, किसके लिए, ग्रो अप करने के लिए। कोई भी बैरियर नहीं होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ठीक है। पहला फीचर था हमारा कौन सा, लिबरलाइजेशन। उसके बाद सेकंड था प्राइवेटाइजेशन। जितने भी हमारे पास यहाँ पर क्या थी, पब्लिक सेक्टर था, उस पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट किस में किया गया, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। बढ़ावा किसको दिया गया, प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है। और बहुत सी पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज ऐसी थी जो कि सरकार ने बेच दी, किसको, प्राइवेट बिजनेसेस को। यानी कि सीधा सीधा सा क्या किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है। फिर आया यहाँ पर हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के लिए फॉरेन कंपनीज ओपन की गई, उनको ट्रेड करने के लिए पूरी छूट दी गई, ठीक है। अलाउ किया गया कि यहाँ पर अब आप FDI कर सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत सारी किसमें, इंडस्ट्रीज में। एनकरेज किया गया इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को, सीधा सीधा किसको एनकरेज किया गया, ट्रेड को, ठीक है। कि अब जो भारत है वो किसी भी और दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। कब हुआ था ये, 1991 में, ठीक है। ये फीचर्स थे हमारी पॉलिसी के। ओके, इम्पैक्ट क्या पड़ा अब हमारा पॉलिसी का, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए छूट दे दी गई, ठीक है, तो इंक्रीज हुआ ये। यानी कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज थी उन्होंने भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो करेंसीज बढ़ी किसकी, फॉरेन करेंसीज इंक्रीज हुई भारत में। प्राइवेट सेक्टर ने ग्रोथ करना शुरू किया, तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया इकोनॉमी में, लोगों को रोजगार देना शुरू किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितने भी यहाँ पर हमारे प्राइवेट सेक्टर थे या फिर जो फॉरेन कंपनीज थी, उन्होंने क्या बेचना और खरीदना शुरू किया, न्यू टेक्नोलॉजी को। और भारत में क्या किया, उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया, जिससे कि क्या हुआ, भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। फिर एट द एंड पॉलिसी का पूरा एक मेन गोल था क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सीधा सा किसमें कंट्रीब्यूशन होता था, GDP में। हायर GDP ग्रोथ होने लगा किसके बाद, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद। प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, जिससे कि पॉवर्टी कम हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इन्फ्लेशन कम हो रहा था, जिससे सीधा कंट्रीब्यूशन किस में जाता था, भारत की GDP में। बहुत समय के बाद हमने ग्रोथ देखी थी 1991 के बाद भारत की GDP में, ठीक है जी। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है मेन टॉपिक्स के साथ। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।